नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हिमांशी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं संपूर्ण IAS-PCS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी ऊर्जा और लगन के साथ अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि संस्थान के माध्यम से जो स्टेट PCS के एग्जाम्स हैं उनके लिए यहाँ पे तैयारी कराई जाती है, पूरा क्रैश कोर्स ला रहे हैं। और अभी जो हमारा क्रैश कोर्स है वो हम PT ओरिएंटेड ला रहे हैं कि कैसे आप जो है स्टेट PCS जो होते हैं उसके PT को आप क्रैक कर सके, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि PT में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ठीक है, तो PT पास करना आज के टाइम में एक टफ हो गया है, लेकिन इसके लिए हमारे संस्थान के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे जुड़िए और यहाँ पे जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं इसका आप लाभ उठाइए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। तो चलिए फिर अपने क्लास की हम शुरुआत करते हैं कि उद्देशिका का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिएम्बल। तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिएम्बल इसका हम यहाँ पे सारांश देखते हैं। क्या है कि हम भारत के लोक संविधान का सारांश और दर्शन तथा संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। हमने इसको देखा, ये कैसी है, तो ये कुंजी है। ठीक है, ये सभी लोगों की क्या है, कुंजी है, जिसको हमने देखा था, अर्नेस्ट वार्कर ने कहा था ना, इसको कुंजी नोट की संज्ञा दिया था। नेक्स्ट है कि कानून की संवैधानिकता तय करने में, ठीक है, कानून की जो संवैधानिकता है उसको तय करने में न्यायपालिका के लिए मार्गदर्शन के रूप में, दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये क्या करता है, हमारी न्यायपालिका को मार्गदर्शन करता है। हमारी जो कोर्ट है उसको एक तरीके से रास्ता दिखाता है कि आप जो है उसी तरीके से अपना कार्य करिए और भारतीयों को लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म पत्रिका के समान है ये। ठीक है, तो ये हमारे जो इंपॉर्टेंस है हमने प्रिएम्बल का वो हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि मुख्य शब्द। अब हमने कहा ना एक एक शब्दों पे हम पूरा डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा इंडिया क्या है, ये प्रभुत्व संपन्न है। ठीक है, ये सॉवरेन कंट्री है। सॉवरेन कंट्री का मतलब ये हुआ कि ये दर्शाता है कि जो भारत है वो पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्र राज्य है। स्वतंत्र राज्य मतलब वह ना तो किसी अन्य देश का अधिराज्य है, किसी का वो डोमिनियन नहीं है, और ना ही किसी देश पर वो निर्भर है। अपने निर्णय लेने के लिए वो किसी देश पर निर्भर नहीं है, कोई उसको अब डरा धमका नहीं सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये अपने आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों की देख-रेख स्वतंत्र है। भाई हम इस लायक हो चुके हैं कि अब हमें आपसे सलाह लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कोई देश के अंदर का हो चाहे कोई बाहर का, क्योंकि सरकार को तो हम ही चुन रहे हैं, तो उसको पता है कि जनता के लिए क्या सही है, हम डिसीजन ले सकते हैं और अब हमें आपकी सलाह की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी, ना आंतरिक ना बाहर। नेक्स्ट है कि यह किसी विदेशी राज्य क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है। ठीक है, किसी भी विदेशी राज्य का दोस्तों ये क्या कर सकता है, अधिग्रहण कर सकता है। मतलब कि अगर कोई भी क्षेत्र है या एरिया है उसको वो अपने कब्जे में ले सकता है। ठीक है, किसी अन्य देश को अपने राज्य क्षेत्र का एक हिस्सा भी सौंप सकता है। भारत स्वतंत्र है, अगर वो चाहे तो किसी भी देश पे कब्जा कर सकता है, किसी अगल बगल का कोई क्षेत्र ले सकता है और अपना कोई क्षेत्र उसको दे भी सकता है, इसके लिए स्वतंत्र है। ठीक है, ये सॉवरेन का मतलब हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये दो बार यहाँ पे इन्होंने कर दिया है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि भारत ने राष्ट्रमंडल की अपनी पूर्ण सदस्यता जारी रखने की घोषणा किया था और ब्रिटिश क्राउन को राष्ट्रमंडल के प्रमुख के रूप में स्वीकार किया। यह संविधानेतर घोषणा किसी भी तरह से भारत की संप्रभुता को प्रभावित नहीं करता है। जो भारत ने आजादी के बाद जो उसने राष्ट्रमंडल देशों की सदस्यता को ग्रहण किया था, तो ये भारत संप्रभु होकर के ग्रहण किया था, ये किसी के दबाव में होकर के नहीं लिया था। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संगठन जो UNO है, इसमें जो भारत की सदस्यता है वो किसी भी तरीके से उसकी संप्रभुता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती। मतलब भारत जो भी संगठन का सदस्य है वो किसी भी तरीके से उसके सॉवरेन पे कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या है कि समाजवादी, सोशलिस्ट। अब यहाँ पे जो सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट का क्या मतलब है, सोशलिस्ट का पहली चीज तो ये कब जोड़ा गया था, ये 42 जो 42वां संविधान संशोधन 1976 का हुआ था, इसके द्वारा इसको जोड़ा गया था। और ये समाजवादी प्रकृति जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो DPSP है उसमें भी निहित है। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि क्या जो हमने अमेंडमेंट किया, 42वां जो हमने संविधान संशोधन किया, क्या तभी हमने समाजवाद को अपनाया? इसके पहले क्या हमारे संविधान में कहीं समाजवाद की बात ही नहीं किया गया था, कहीं भी सोशलिस्ट की बात किया गया था? तो आप बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल, हमारे संविधान में पहले भी सोशलिस्ट का नेचर दिखाई देता था। कहाँ पे? तो आप कहेंगे कि जो हमारा DPSP है, ठीक है, जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, हमारे जो DPSP जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, यहाँ पे दिखाया गया था अनुच्छेद 36 लेके 51 तक है ना, यहाँ पे पहले ही उसका जो नेचर है वो समाजवाद को दिखाता है, बराबरी की बात करता है, देश में समता बनाए रखने की बात करता है। भारतीय देखिए जो समाजवाद है ये मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है। ठीक है, ये केवल मार्क्सवाद का नहीं है, ये बल्कि मार्क्सवाद और गांधीवाद का ये मिश्रण है, लेकिन ये ओरिएंटेड है किसकी तरफ, ध्यान रखिएगा, ये गांधीवाद की तरफ ओरिएंटेड है। ठीक है, लोकतांत्रिक जो समाजवाद है इसका लक्ष्य है कि गरीबी जो है हमारे देश में, जो अज्ञानता है, जो बीमारी है और जो अवसर की असमानता है उसको समाप्त करना। लोकतांत्रिक समाजवाद हमारा जो समाजवाद है वो कैसा समाजवाद है, तो वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कंट्री है इंडिया। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद है मींस ये हुआ कि हमारा जो भारत देश है वहां पे हमें गरीबी को खत्म करना है। ठीक है, गरीबी को खत्म करना है, भूखमरी को खत्म करना है, बीमारी को खत्म करना है
अवसर की जो असमानताएं हैं उनको खत्म करना है। सभी के लिए, जो देश के कमजोर वर्ग हैं उनके लिए भी अवसर की समानता को खोलना है। ये सारा कार्य चाहे जैसे करना है, चाहे उसके लिए आप रिजर्वेशन ला करके करिए, चाहे आप उनको संविधान में कहीं पे भी उनके लिए स्पेशल प्रोविजन करिए, इसके माध्यम से आप डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट को आप जो है लागू करेंगे। ठीक है, जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। नेक्स्ट है दोस्तों कि यह मिश्रित आर्थिक मॉडल, जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सिर्फ गरीबों पे ही ध्यान दिया जाएगा जी, जो हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर हैं, जो निजी क्षेत्र हैं, उनके भी सह अस्तित्व की बात किया जा रहा है, उनमें भी विश्वास दिखाया जा रहा है, मतलब उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनके लिए भी किया जाएगा। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां, जो भी वो कर सकते हैं, उनको जो मदद चाहिए, किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी चाहिए, सब्सिडी चाहिए, उसके लिए भी भारत सरकार काम करेगी, क्योंकि दोनों ही मिलकर के आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं क्या है कि पंथ निरपेक्ष, सेकुलर का क्या मतलब है। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, ठीक है, भारत एक सेकुलर कंट्री, इसका मतलब क्या है। और ये भी शब्द दोस्तों ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। यह मूल संरचना सिद्धांत है, ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी कब दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा केशवानंद भारतीवाद में दिया गया था। केशवानंद भारतीवाद में दिया गया था दोस्तों, केशवानंद भारतीवाद में दिया गया था। कब का है दोस्तों, 1973 का ये केशवानंद भारतीवाद है। इसमें जो है बेसिक स्ट्रक्चर और डॉक्ट्रिन निकल करके आता है। इसमें क्या है कि आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज आप वहीं तक करेंगे जहां तक उसका मूल बना हुआ है। ठीक है, मतलब आप उसकी जो मूल संरचना है, जो उसकी मूल संरचना है दोस्तों, इस आप मूल संरचना में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मूल संरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, वहीं तक आप चेंज कर सकते हैं जहां तक इसकी मूल संरचना जो है वो प्रभावित ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय ने जो 1974 में अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्मनिरपेक्ष राज्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। अब आपके मन में आएगा ये भी क्वेश्चन, जैसे अभी हमने समाजवाद में देखा कि भारत जो है वो लोकतांत्रिक समाजवाद देश है, सेम उसी तरीके से जो पंथ निरपेक्ष है, तो ये भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 3 शब्द जोड़े गए थे ना, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और बंधुता। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि जो पंथ निरपेक्ष है दोस्तों, पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है कि कोई भी यहाँ पे जो बात किया गया है धार्मिक स्वतंत्रता की, क्या ये पहले नहीं था, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल था। तो कहाँ पे था, ये तो हमारे फंडामेंटल राइट में ही है। आप देख रहे हैं ये फंडामेंटल राइट में ही है, जो आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक, ये क्या है, यहाँ पे हम स्वतंत्र है किसी भी धर्म को मानने के लिए, उसका आचरण करने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए, उसके प्रबंधन के लिए, उसमें अपना बिलीफ दिखाने के लिए, इन सभी चीजों के लिए हम पहले ही स्वतंत्र हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेकुलर का मतलब ये है कि भारत सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, भारत देश का कोई धर्म नहीं होगा, देश में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सभी का जो भी धर्म है उसमें भारत सरकार एक सकारात्मक भूमिका निभाएगा, उनको सपोर्ट करेगा कि वो अपने धर्म को माने, अपने धर्म को करे। ठीक है, ये सरकार का सहयोग होगा। नेक्स्ट है कि भारत में सकारात्मक पंथ निरपेक्षता अपनाई गई है। देखिए क्या है हमारा, ये पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, मतलब सभी धर्मों को समान दर्जा प्राप्त है और राज्य को उनको समान समर्थन प्राप्त है। देखिए आप देखेंगे ना, जैसे बहुत सारी राज्य सरकारें हैं, वो क्या करती हैं, वो चारों धाम जो व्यक्ति जा रहा है, 4 धाम जो जा रहा है, उनको भी वो सपोर्ट करती है, उनके लिए भी खर्चा भेजती हैं। और जो भी कोई मुसलमान है अगर वो हज यात्रा पे जा रहा है तो उनको हज पे जाने के लिए भी सपोर्ट करती हैं। मतलब ये क्या दिखा रहा है, सभी धर्मों के प्रति समान भाव दिखा रहा है हमारे सरकारों का। ठीक है, जो कि हमारे संविधान का ही क्या दर्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक शब्द का क्या मतलब है दोस्तों, इसका तात्पर्य है जो लोकप्रिय संप्रभुता है वो सर्वोच्च शक्ति लोगों के पास है। ठीक है, हम डेमोक्रेटिक है, इस पे हमने देखा हमारी जो सरकार होगी वो चुन करके आएगी लोगों के द्वारा, क्योंकि हम ही लोग खुद से जो है वो शक्तियां दे रहे हैं संविधान को। ठीक है, और ये प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र का प्रतीक है, जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, यहाँ पे जो कानून बनाने का काम करता है विधायिका, उसको जनता ही चुन करके वहां पे भेजती है। ठीक है, एक प्रकार से वो डिसीजन ले रहा है, लेकिन वो हमारे प्रतिनिधि के रूप में ले रहा है, हमने खुद उसको वहां पे भेजा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात किया गया है। ये 3 शब्द है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कितने प्रकार के लोकतंत्र की बात किया गया, तो 3 प्रकार के लोकतंत्र। ठीक है, जैसे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक लोकतंत्र। सामाजिक राजनीतिक लोकतंत्र की मतलब क्या है कि यहाँ पे एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी, ठीक है, चाहे कोई गांव का गरीब आदमी हो, उसके लिए भी वही कानून का अधिकार समान है, वही कानूनी प्रोविजंस है जो एक अमीर आदमी, चाहे वो अंबानी हो चाहे वो अडानी हो, उसके लिए भी वही होगा। ठीक है, चाहे वो गांव का कोई बुधई वाला व्यक्ति हो गया, चाहे वो कोई अंबानी और अडानी हो गए, उन दोनों के लिए क्या है, हमारा जो भी रूल्स होगा वो सभी के लिए सेम होगा। ठीक है, और सामाजिक ये लोकतंत्र की बात करता है और आर्थिक लोकतंत्र की बात करता है कि कोई भी व्यक्ति जो भी अपना आर्थिक जीवन को अपना जो भी गुजारा वगैरह करने के लिए वो स्वतंत्र है कि किसी प्रकार का वो जो है व्यवसाय खोल सकता है, किसी प्रकार का वो जो कार्य कर सकता है।
नेक्स्ट है यहाँ पे कि भारतीय लोकतंत्र का प्रकटीकरण कहाँ पे मिलता है, तो ये हम देखेंगे कि जो वयस्क नागरिकों को मताधिकार दिया गया है, ठीक है, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया है, ये निर्वाचन जो होता है उसमें क्या होता है, ये हमको सभी को राइट दिया गया कि हम कैसे इनको चुन के भेजेंगे, इसके लिए हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। इसी के द्वारा दोस्तों क्या होता है, जो चुनाव होते हैं, निर्वाचन होता है, विधि का जो शासन चलता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता होती है, किसी भी और ओहदों पर भेदभाव का अभाव होता है। मतलब चुनाव हो रहा है, चुनाव के द्वारा हम उसको चुन करके वहां पे भेज रहे हैं, और चुनाव जो है वो जो कानून बने हुए हैं उन कानूनों में पूरी जनता की आस्था है, उनका विश्वास है, उसको फॉलो कर रहे हैं। और जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका पे लोगों का भरोसा है, अगर कहीं भी कोई चीज की गड़बड़ी होगी तो न्यायपालिका बैठा हुआ है उन चीजों को संभालने के लिए। तो इसी आधार पर जो हमारा भारतीय लोकतंत्र है इसको प्रकट कर किया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उद्देशिका में जो मुख्य शब्द थे, रिपब्लिक, रिपब्लिक को भी हमने देख लिया था, यहाँ पे देख लेते हैं। मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, यहाँ पे संप्रभुता प्रदान करता है, राजनीतिक संप्रभुता की बात करता है। इसका अर्थ ये है कि विशेषाधिकार प्राप्त जो वर्ग है उसकी अनुपस्थिति होगी। मतलब जरूरी नहीं है कि आपके घर में, आपके वंश में कोई रियासती थे तो आपको वो पद दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपकी जो भी विशेषाधिकार थे उसको समाप्त किया जाएगा और सभी सार्वजनिक पद बिना किसी भेदभाव के लिए समान रूप से उपलब्ध होंगे। जो भी सार्वजनिक पद है वो सभी बिना भेदभाव के उपलब्ध होंगे। कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी एमएलए बन सकता है, कोई भी मंत्री बन सकता है, किसी भी जाति का। बेसिकली यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई भी धर्म नहीं, जाति नहीं, वर्ग नहीं, ठीक है, कोई भी धर्म, जाति, वर्ग, लिंग हो गया, इन सभी का विरोध किया गया है। इसके आधार पे कोई नहीं, अगर आपके अंदर वो योग्यता है, वो काबिलियत है तो आप बिल्कुल जाइए, आप लड़िए, आपको सपोर्ट मिलेगा, आप जीतिए, ठीक है। इसकी बात यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे दो स्टेडियम, एक तो राजशाही ब्रिटेन, हम ब्रिटेन में देख लेते क्या है, और एक गणराज्य जो कि भारत में है। ब्रिटेन में राजशाही है। ब्रिटेन में क्या है कि वहां का जो राजा है वही वहां का प्रमुख होगा, संवैधानिक प्रमुख वहां का राजा ही होगा, ये ब्रिटेन में है। लेकिन भारत में और यूएसए में क्या है कि राष्ट्रपति होगा, जो कि उसका इलेक्शन होगा वो चुन करके आएगा, ठीक है। जो भारतीय गणराज्य है उसका जो राष्ट्रपति है उसका जो निर्वाचन है अप्रत्यक्ष रूप से होगा, जिसको हम चुन करके भेजते हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, और वही प्रतिनिधि जाकर के राष्ट्रपति को चुनते हैं। इस तरीके से किया गया है। और इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसका एग्जाम्पल क्या है, अनुच्छेद आर्टिकल 54 और 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित बात किया गया है। ये इस चीज को प्रूव भी कर रहा है कि कैसा हमारा गणराज्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे जस्टिस, जो ये जस्टिस है दोस्तों, ये जस्टिस कहां से लिया गया, ध्यान रखिएगा, ये जो जस्टिस है ये रूस की क्रांति से प्रेरित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कहां से लिया गया है, ये रूसी क्रांति से लिया गया है। और यहीं से जो हमारे यहाँ न्याय की बात किया गया है, कितने प्रकार की न्याय की बात किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, 3 न्याय की बात किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान रखिएगा। जस्टिस कितनी है, तो 3 जस्टिस है, ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार की जस्टिस है। 3 प्रकार की जस्टिस कौन कौन सी है, तो सामाजिक जस्टिस की बात किया गया है, ठीक है दोस्तों, सोशल जस्टिस की बात किया गया है, सामाजिक, इकोनॉमिक जस्टिस की बात किया गया है, सामाजिक, आर्थिक जस्टिस की बात किया गया है, और पॉलिटिकल जस्टिस यानी राजनीतिक न्याय की बात किया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 3 जस्टिस की बात हमारे संविधान में किया गया है, ठीक है। सामाजिक न्याय क्या है, सामाजिक न्याय का मतलब है समाज का कोई भी जो व्यक्ति है उसमें हम जाति नहीं देखेंगे, उसका रंग, नस्ल, धर्म, लिंग, इन सभी के आधार पर किसी भी तरीके का उसके साथ भेदभाव हम नहीं कर सकते हैं। सभी जो नागरिक हैं उनको हम एक समान मान करके उनके एक साथ समानता का व्यवहार करेंगे, ठीक है। ये सामाजिक न्याय में कहा गया है। यहाँ पे किसी विशेष वर्ग को कोई भी विशेषाधिकारों की बात नहीं किया गया है, विशेषाधिकार की अभाव की बात यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे जो पिछड़े वर्ग हैं, महिलाएं हैं, इनके लिए भी सुधार की बात करना है, ठीक है। जो समाज में पिछड़े वर्ग है उनको भी तो समान लाना है ना, तो समान लाने के क्या करेंगे, उनको रिजर्वेशन वगैरह दे देंगे। जैसे आज महिलाओं को कई जगह नौकरियों में आरक्षण मिलता है, जो है पॉलिटिकल में जो है हम देखते हैं चुनाव में उनको आरक्षण मिलता है, जैसे पंचायती राज में उनको जो आरक्षण की बात किया गया है। और जो समाज के पिछड़े वर्ग उनको बराबरी लाने के लिए ये बात किया गया है। सामाजिक न्याय तभी स्थापित होगा। और आर्थिक न्याय का मतलब क्या है, जो आर्थिक कारकों के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव ना करे, ठीक है। किसी भी आर्थिक, कि आपके पास जी बहुत ज्यादा पैसा है तो आपकी पहले सुनी जाएगी। अगर आपने किसी को मृत्यु दंड दे दी, जिसकी पहले था कि पहले हमने देखा ना, वोट डालने का राइट किसको था, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, जो बहुत ज्यादा टैक्स दे रहा हो, वही वोट डालने का अधिकारी है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सार्वभौमिक वयस्क पदाधिकार है। मतलब उसी तरीके से यहाँ पे जो भी आर्थिक न्याय है वो सभी कर सकता है। जरूरी नहीं कि अगर आपके पास पैसा है तो आपकी सरकार पहले सुनेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो धन हो गया, आय हो गया, जो संपत्ति है, इसमें असमानताओं का उन्मूलन किया जाएगा, उसमें सुधार किया जाएगा। जो अमीर व्यक्ति है वो टैक्स देगा, इवन ज्यादा टैक्स देगा जितनी प्रॉपर्टी है। जो गरीब, जिनके पास पैसा नहीं है, वो कर मुक्त होंगे, वो टैक्स फ्री होंगे, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, देख लीजिए, राजनीतिक न्याय, ठीक है। यहाँ पे जो आपका पॉलिटिकल जस्टिस है, जो पॉलिटिकल जस्टिस है दोस्तों, जो पॉलिटिकल जस्टिस है, इसका मतलब है
कि सभी नागरिकों के लिए समान राजनीतिक अधिकार होंगे। ठीक है, सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलेंगे, सभी राजनीतिक पदों तक उनकी समान पहुंच होगी, अधिकार मिलेगा, पहुंच होगी, और सरकार में समान वो आवाज उठा सकते हैं, मत दे सकते हैं। इन 3 चीजों से दोस्तों राजनीतिक न्याय जो है वो सिद्ध होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं स्वतंत्रता, लिबर्टी। कितने प्रकार की लिबर्टी की बात किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये हमने स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया और बंधुत्व हो गया। ठीक है, लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, और हमारा जो ब्रदरहुड हो गया, ये हमने फ्रांसीसी क्रांति से हमने इसको लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, किसकी क्रांति से लिया है, फ्रांस की क्रांति से लिया है। तो यहाँ पर व्यक्तियों की गतिविधियों पर प्रतिबंध का अभाव किया गया है। ठीक है, व्यक्तियों की जो गतिविधि है उसमें प्रतिबंध लगाने की बात नहीं किया गया कि आप उस पर जो है प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। व्यक्तिगत विकास के लिए, ठीक है, जो व्यक्तित्व है, व्यक्ति के जो व्यक्तित्व विकास है, उनके लिए उस अवसर प्रदान करने की बात किया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो व्यक्ति के विकास के लिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये क्यों जरूरी है? किसी भी व्यक्ति को, जो व्यक्ति है उसके व्यक्तित्व विकास के लिए ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और ये कहाँ पे हमें मिलता है, तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा उद्देशिका है उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। विचार की, हमारे थॉट की स्वतंत्रता है, उसको एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता है, उसको बिलीव करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, उसमें आस्था दिखाने की स्वतंत्रता है, उसको उपासना की स्वतंत्रता है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता कितनी है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया। कितने प्रकार की स्वतंत्रता दोस्तों, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया है। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। ठीक है, स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो चाहे वह कर सकता है। स्वतंत्रता मिल गया इसका मतलब नहीं कि जो व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है। जैसे किसी का मन कर रहा है बहुत तेज, बहुत लाउड आवाज में सॉन्ग सुनने का, डीजे बजाने का, लेकिन आप इसको ऐसा नहीं सुन सकते। आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता बाधित ना हो। ठीक है, मतलब अगर आप बहुत ज्यादा लाउड में गाने सुन रहे हैं, अगर आपकी सोसाइटी वालों को नहीं पसंद है, वो कंप्लेन करेंगे या भी है भी, तो आप उसको थोड़ा सा कम करके सुनिए, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक किसी दूसरे की स्वतंत्रता बाधित नहीं हो रही है। ठीक है, और संविधान में वर्णित जो सीमा है उसी सीमा के भीतर, क्योंकि इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, स्वतंत्र आपको नहीं छोड़ा गया, पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो उद्देशिका में स्वतंत्रता है वो सुनिश्चित की गई है कि मूल अधिकार जो है निरपेक्ष नहीं है बल्कि अर्हित है, नॉट एब्सोल्यूट है, बल्कि वो क्या है, क्वालिफाइड है। ठीक है, मतलब उस पर युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान रखिएगा, समानता। अब कितने प्रकार की समानता की बात किया गया है, इक्वालिटी की बात किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 प्रकार की बात किया गया है, एक तो उसके स्टेटस की और दूसरे अवसर की। 2 प्रकार की समानता की बात किया गया। ठीक है, कहाँ पे समानता मिलेगी आपको, समानता कितनी है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा 2 समानता। एक तो आपको आपकी स्थिति, स्टेटस, यानी आपकी गरिमा क्या है। ठीक है, और दूसरा दोस्तों यहाँ पे है अवसर। आपको गरिमा, जो आपका स्टेटस है उसको बनाए रखने की, और आपके अवसर की, बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, समाज में किसी वर्ग विशेष की विशिष्ट विशेषाधिकारों का यहाँ पे अभाव होगा, व्यक्ति की गरिमा को ध्यान में रखा जाएगा। दूसरी, किसी भेदभाव के सभी को पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे, आपको अपना विकास करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे। और यहाँ पे देखिए, जो नागरिक समानता की बात किया गया है, हमारे संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये आदर्श है ना, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। जो हमारा अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 14 क्या कहता है, ये विधि के समक्ष समता की बात करता है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है, कि कोई भी व्यक्ति किस धर्म का है, किस मूल वंश का है, किस जाति का है, किस रंग का है, किस लिंग का है, इन सभी के आधार पर उसको कोई भी विशेष प्रावधान नहीं दिए जाएंगे। सभी चीजों का अभाव है, इसका निषेध किया गया है। और जो अनुच्छेद 16 है वो सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। ठीक है, यहाँ पे अनुच्छेद 16 के अंदर मतलब अवसर की समानता, जैसे जो महिला है, जो पिछड़े वर्ग हैं, जिनको आरक्षण वगैरह दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो इनके आरक्षण की बात किया जा रहा है, जो इनके रिजर्वेशन की बात किया जा रहा है, जो इनके रिजर्वेशन की बात किया गया है दोस्तों, इनका रिजर्वेशन कहाँ पे देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा, ये हमारे अनुच्छेद 16 के अंतर्गत देखने को मिलता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या है, देखिए, ये अस्पृश्यता का अंत करता है। जैसे जो हमारे समाज में छुआछूत की भावना थी, जी ये गरीब जाति की, जी हमें छुआ, हम उच्च जाति के हैं, हम अपवित्र हो जाएंगे अगर आपने हमें टच कर दिया। लेकिन अब हमारा देश आजाद है, हम भारत के लोग समान हैं, हम इसी की कब से बात कर रहे हैं। तो ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, तो जो आर्टिकल 17 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। मतलब कानून बन गया है, आप किसी को अस्पृश्य नहीं मान सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि कोई भी जो सार्वजनिक प्लेस कहीं भी है वो सभी लोगों के लिए खुला हुआ है। ठीक है, और अनुच्छेद 18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आर्टिकल 18 है, ये उपाधियों की अंत की बात करता है।
मतलब जो पहले होता था नाइटहुड की उपाधि दिया जाता था, राजा की उपाधि दे दिया जाता था, लॉर्ड की उपाधि दे दिया जाता था। अब आप किसी प्रकार की उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते अगर आपको कोई दे रहा है तो। अगर आप ले रहे हैं तो भारत सरकार उस पर डिसाइड करेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्या है। राजनीतिक समानता की बात किया गया दोस्तों। राजनीतिक समानता मतलब क्या है, यहाँ पे देखिएगा कि अनुच्छेद, अब राजनीतिक समानता हमें कहां पे देखने को मिलती है, अनुच्छेद 325, ठीक है। आर्टिकल 325 ये दिखा रहा है धर्म, मूल, वंश, जातीय लिंग के आधार पर कोई मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अयोग्य नहीं होगा। अभी हमने देखा कि कहीं भी सार्वजनिक पदों पे आप उनसे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अब ये आर्टिकल 325 ये कह रहा है कि जो हम चुनाव व्यवस्था है हमारी, जो हमारी निर्वाचन प्रणाली है, उसमें हम भाग लेंगे क्योंकि हमारे यहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। तो वहां पे किसी भी तरीके का धर्म, मूल, वंश, जाति के या लिंग के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे उस सूची में शामिल होने के लिए समानता है। और अनुच्छेद 326 ये लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा के चुनाव में वयस्क मताधिकार के आधार पे ये बात कर रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा जो हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, ठीक है, जो हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है दोस्तों, इसके आधार पे कोई किसी भी तरीके का आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। हमको जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहाँ पे दिया गया है, तो आर्टिकल 326 हमारे संविधान में इसको हम देख सकते हैं। आर्थिक समानता हमारे संविधान में कहाँ पे किया गया है, तो आर्टिकल 39। आर्थिक समानता की बात हमने देखा था ना, जो हमारा डीपीएसपी है, जो हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, यहाँ पे हमें देखने की बात करते हैं तो यहाँ पे आजीविका के पर्याप्त साधनों में समान अधिकार होगा। मतलब अब ऐसा नहीं है कि चाहे कोई महिला हो चाहे कोई पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, ठीक है। ये कहां पे दिखता है, ये आर्टिकल 39 जो कि हमारा डीपीएसपी, ये हमारा आदर्श वहां पे दिखता है कि अगर कोई डॉक्टर है, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो कोई मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों को ही इक्वली काम के लिए इक्वली पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। इसकी बात हमें ये आर्थिक समानता को प्रूव करता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बंधुत्व, जो फर्टर्निटी की बात किया गया, जो बंधुत्व की बात किया गया, फर्टर्निटी की बात किया गया दोस्तों, यह ब्रदरहुड की भावना को प्रमोट करने की बात करता है। और यह कैसे हमें पता चल रहा है कि बंधुता है, बंधुता को हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो बंधुता ये प्रूफ होती है दोस्तों कि जो हमारे भारत में एकल नागरिकता है, जो सिंगल सिटीजनशिप है। अमेरिका में देखिए डुअल सिटीजनशिप है, लेकिन इंडिया में क्या है, एकल नागरिकता है, जिसको हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। मतलब हम सभी लोग जो है वो भारत देश के नागरिक है, कोई राज्य विशेष का नहीं है, केवल भारत का नागरिक है। इसी से वो बंधुता जो फर्टर्निटी है ये प्रूफ होती है, ठीक है। उसको बढ़ा देते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो आर्टिकल 51 का है, मतलब जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है, यहाँ पे कहा जाता है कि धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग के आधार पे सभी भेदभाव से परे होकर के समरसता और समान बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देने का प्रत्येक नागरिकों का क्या होगा, मौलिक कर्तव्य होगा। ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों, ये हमारे जो है फंडामेंटल ड्यूटीज में देखने को मिलता है, ठीक है। इसको भी हमने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्रहण किया था, कहां से, रूस के संविधान से हमने इसको ग्रहण किया था, ठीक है। उद्देशिका जो हमारा प्रियम्बल है उसमें घोषणा किया गया है कि बंधुत्व व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करेगा, ठीक है। व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करेगा। व्यक्तियों की जो गरिमा है वो उसके मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और उसके मूल कर्तव्यों के द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। हमने देखा व्यक्ति की गरिमा कहाँ पे है, उसके फंडामेंटल राइट्स में देखने को मिलते हैं, उसके डीपीएसपी में देखने को मिलते हैं, और जो उसका फंडामेंटल ड्यूटीज है वहां पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी राष्ट्र की एकता और अखंडता राष्ट्रीय एकता के मनोवैज्ञानिक और राज्य क्षेत्रीय दोनों आयामों को समाहित करती है। अखंडता जो शब्द है हमने देखा इसको कहां पे, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1976 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए संघ त्रयी, त्रिमूर्ति, यूनियन ऑफ ट्रिनिटी क्या है, ठीक है। यूनियन ऑफ ट्रिनिटी क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये है कि ये सामाजिक लोकतंत्र की बात कर रहा है। सामाजिक लोकतंत्र, जब भी हम सामाजिक लोकतंत्र की बात करते हैं, ठीक है, सामाजिक लोकतंत्र, जो हम सामाजिक लोकतंत्र की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको 3 शब्द देखने को लिए मिलता है। एक तो हमारा स्वतंत्रता देखने को मिलता है, लिबर्टी देखने को मिलता है, समानता, इक्वालिटी देखने को मिलता है, ठीक है। लिबर्टी हो गया, समानता हो गया, इक्वालिटी हो गया, और यहां पे दोस्तों बंधुत्व, फ्रेटर्निटी हो गया, ठीक है। ये 3 शब्द हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, इसी को 3 शब्दों को क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसी को ही क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है दोस्तों यूनियन ऑफ, इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, ठीक है, यूनियन ऑफ
ट्रिनिटी, मतलब कि ये अलग अलग मदों के रूप में नहीं माना जाएगा। ये नहीं कि स्वतंत्रता अलग है, समानता अलग है, बंधुत्व अलग है। इन तीनों में से अगर एक भी चीज मिस हो गया, एक भी चीज अनुपस्थित हो गया तो ये पूरा नहीं होगा। अगर आप किसी को स्वतंत्रता नहीं देंगे तो समानता नहीं, उसको ना ही समानता मिल पाएगा, ना ही उसके अंदर बंधुत्व की भावना हो पाएगी। ठीक है, अगर आप सबको अगर समानता हटा देंगे तो व्यक्ति स्वतंत्र नहीं हो सकता, बंधुत्व नहीं हो सकता। मतलब कि इन तीनों को ही एक साथ जो है वो संघ त्रय कहा जाता है, त्रिमूर्ति कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक की भी अनुपस्थिति के बिना दो मूल्य जो है वो पूरे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें अगर कोई भी अनुपस्थित है तो ये लोकतंत्र के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसी से क्या होगा कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जो हमारा दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ डेमोक्रेसी है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेमोक्रेसी है दोस्तों, ये पूरा नहीं हो पाएगा अगर इसमें कोई भी चीजें मिस हो जाएंगी। तो जैसे जितना आप इसको बिलीव बढ़ाते जाएंगे उतना डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती जाएगी। ठीक है, समानता के बिना स्वतंत्रता अनेक लोगों पर, कुछ लोगों पर वर्चस्व पैदा कर देगी, और स्वतंत्रता के बिना जो समानता है वो उसके व्यक्तिगत पहल को ही क्या करेगा, समाप्त कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कुछ संविधान सभा से संबंधित जो मामले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि संविधान से संबंधित कुछ मामले हैं। तो मामला कौन सा है, पहला यहाँ पे बेरूवाड़ी यूनियन केस। क्या है दोस्तों, बेरूवाड़ी यूनियन केस, ये कब का है, ये 1960 का है। और इसमें क्या कहा गया कि बेसिकली इसके द्वारा बात ये किया गया था कि क्या संविधान, जो हमारी प्रस्तावना है, क्या उसको संविधान का अंग माना जाए। और तो इसमें बेरूवाड़ी में क्या कहा गया कि जो संविधान प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, वो संविधान का, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो अगर आप पार्ट नहीं है तो आप उसमें क्या करेंगे, कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते, कोई भी संशोधन नहीं कर सकते, ये बेरूवाड़ी केस में कहा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद से जो दूसरा केस आता है वो केशवानंद भारती का केस आता है। ठीक है, केशवानंद भारती का केस आता है और ये 1973 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि उद्देशिका में जो है आप, ये संविधान का हिस्सा है, ये संविधान का पार्ट है। जो बेरूवाड़ी यूनियन केस में जो डिसीजन आया था उसको केशवानंद भारती मामले में उलट दिया गया और यहाँ पे कहा गया कि जी जो संविधान, जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, और यहाँ पे अगर संविधान का हम भाग मानेंगे तो उसमें हम संशोधन भी कर सकते हैं, तो आप उसमें संशोधन भी कर सकते हैं, बशर्ते संविधान की मूल आत्मा उसकी नष्ट नहीं होनी चाहिए। जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है आप चेंजिंग करिए, बट उतना ही करिए जहां तक व्यक्ति का मूल बना रहे, उसमें कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, इसके लिए फिर संविधान प्रस्तावना में जो है वो संशोधन किया गया, हमने देखा ना, इसके लिए संविधान में क्या हुआ, संशोधन किया गया, 42वां संशोधन आता है। जब ये केस आ गया दोस्तों तो उसके बाद से 42वां संशोधन आता है, कब, 1976 का। और इसी संशोधन के द्वारा क्या जाता है, 3 नए शब्द जोड़े जाते हैं। ठीक है, जो 3 नए शब्द हैं उन 3 नए शब्दों को संविधान में जोड़ा जाता है। ठीक है, और इसी को फिर से जो है कहा गया कि जो भारतीय जो जीवन बीमा निगम केस था 1995 का, इसने फुल से जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मूल संरचना है उसको नष्ट ना करे, और उच्चतम न्यायालय ने यहाँ पे फिर से संविधान का अभिन्न अंग इसको मान लिया। ये चीजें प्रूफ हो चुकी हैं। इसके संबंधित ये 3 वाद है जिसको हमने यहाँ पे देखा, इससे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। तो आज की हमारी क्लास थी जिसमें हमने पूरा प्रीएम्बल को अच्छी तरीके से देखा, उसमें किस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और आपके एग्जाम में ये डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाली है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्रीएम्बल से आते हैं। तो आप इसको देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, और किसी प्रकार का अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप उसे हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप सभी लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए, देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको वहाँ पे ज्वाइन करिए, और वहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है, और वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया, अगर कोई भी डाउट है तो आप उस पर कॉन्टैक्ट करके सीधा संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।